जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कर्व्स की। तो स्टार्ट करते हैं पहले लॉरेंस कर्व से। तो जो लॉरेंस कर्व है वो दिखाता है कि एक सोसाइटी में इनकम को लेकर के क्या इनइक्वालिटीज़ हैं, क्या असमानताएं हैं एक सोसाइटी में, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लॉरेंस कर्व के थ्रू। तो यहाँ देखिए जो वाई एक्सिस है इस पर हम रखते हैं शेयर ऑफ इनकम अर्नड, और वहीं जो एक्स एक्सिस है इस पर हम रखते हैं इंडिविजुअल फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट इनकम। और इसके बीच में एक 45 डिग्री एंगल पे हम एक परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। और ये जो 45 डिग्री की लाइन है ये लाइन ऑफ इक्वालिटी भी इसको बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं आपकी ये परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन है। तो देखिए जो सेकंड वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, सेकंड लाइन आप देख रहे हैं, तो अगर ये वाली लाइन इस लाइन ऑफ इक्वालिटी के जितनी ज़्यादा पास आएगी तो ये कहा जाएगा कि इक्वालिटी वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा है, यानी कि समानता उतनी ही ज़्यादा है। और ये लाइन जितनी दूर जाएगी इसका मतलब वहाँ पे इक्वालिटी जो है उतनी ही कम है। तो जो ये ग्राफ है ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को एक सोसाइटी में, और ये दिया गया था मैक्स और लॉरेंस के द्वारा 1905 में। और इसी के हेल्प से इनइक्वालिटी को हम एनालाइज करते हैं, यानी कि एक सोसाइटी में कितनी इनइक्वालिटी है उसी को हम एनालाइज करते हैं। और इनइक्वालिटी को मेज़र करने के लिए जो है गिनी कोफिशिएंट का यूज़ किया गया है, और इसका फॉर्मूला है G=A/A+B। तो देखिए जैसे ये जो लाइन है लाइन ऑफ इक्वालिटी है, और ये जो कर्व है तो इसके बीच का जो एरिया है इसको आप मान लीजिए कि ये ए है, और उसके बाद जो ये वाला पूरा एरिया है ये टोटल जो एरिया है तो इसको मान लीजिए कि आप ये बी है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं A/A+B। तो अगर मान लीजिए कि ए की वैल्यू अगर 30 है और बी की वैल्यू है 70, तो हम क्या करेंगे 30/30 + 70, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3। तो यहाँ पे g क्या हो गया, G=0.3, यानी कि जो गिनी कोफिशिएंट है वो 0.3 है। तो जब भी g की जो वैल्यू आएगी आप किसी भी तरीके से निकालेंगे तो वो जो है 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 का मतलब हो गया परफेक्ट इक्वालिटी है वहाँ पे, और अगर 1 है तो इसका मतलब वहाँ पे परफेक्ट इनइक्वालिटी है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके जो नंबर आते हैं वो 0 और 1 के बीच में ही आते हैं, और 0 से वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उसका मतलब ये होगा कि सोसाइटी में उतनी ही ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो जो जी की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। अब बात करते हैं सेकंड कर्व की, जो कि है लेफर कर्व। तो देखिए जो लेफर कर्व है ये शो करता है कि कोई भी जो स्टेट है या कोई भी कंट्री है वो उसके यहाँ कितना टैक्सेशन रेट है, और जो उस टैक्सेशन से वो रेवेन्यू अर्न कर रहा है, जो रेवेन्यू कमा रहा है वो टैक्स लगा करके, उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, यानी टैक्स से जो रेवेन्यू आ रहा है और टैक्स का रेट क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लेफर कर्व के थ्रू। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पे हो गया टैक्सेशन रेवेन्यू, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हो जाएगा टैक्सेशन रेट। तो ये ग्राफ जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जो है टैक्स को इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, हर साल टैक्स जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। तो धीरे धीरे जब टैक्स इंक्रीज़ होगा तो टैक्स से जो आने वाला इनकम है वो इनकम भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि सरकार टैक्स बढ़ा रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो टैक्स से जो इनकम आ रहा था, जो पैसा आ रहा था वो भी इंक्रीज़ करने लगेगा। लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज़ करते करते मान लीजिए सरकार जो है हर साल टैक्स जो है बढ़ा रही है, तो पैसा भी हर साल इंक्रीज़ करते जाएगा, रेवेन्यू तो इंक्रीज़ होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा यानी कि वो जो है अपने पीक पे पहुंच जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं लेफर कर्व पीक। तो जब वो पीक पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद जो टैक्स का जो रेवेन्यू है उसमें डिक्लाइन होने लगेगा, और यही चीज़ रिप्रेजेंट किया गया है इस ग्राफ से। तो जो लेफर कर्व है वो जो है टैक्स कलेक्शन और जो लेवाइड टैक्स रेट है उसके बीच का रिलेशन शो करता है। और ये ग्राफ शो करता है कि जैसे जैसे टैक्स रेट जो है अगर वो इंक्रीज़ होता है तो जो टैक्स कलेक्शन है, यानी टैक्स से जो पैसा आ रहा है वो भी इंक्रीज़ करेगा। लेकिन उसके बाद एक क्रिटिकल लिमिट को क्रॉस करने के बाद एक पॉइंट के बाद क्या होगा, ये जो पैसा है उसमें डिक्रीज़ होने लगेगा, यानी टैक्स जो पैसा आ रहा है उसमें डिक्रीज़ होने लगेगा। और डिडक्शन के 3 रीज़न बताए गए हैं। पहला है डिसइन्वेस्टमेंट टू वर्क, यानी कि सपोज़ करिए कोई आदमी जो है वो कंपनी में काम कर रहा था, खूब मेहनत से वो काम कर रहा था और उसके लिए उसको इंसेंटिव मिल रहा था, तो ज़्यादा पैसा अर्न करने लगेगा। अब मान लीजिए टैक्स बढ़ता चला गया, तो जितना ज़्यादा वो अर्न करेगा उसको उतना ही ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है वो जो है उसका बाद में अगर उसको उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा तो उसका बाद में मन नहीं लगेगा काम करने में। तो इसके रिडक्शन का ये रीज़न हो गया। इसके अलावा ज़्यादा टैक्स की वजह से कुछ लोग जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो टैक्स की चोरी स्टार्ट कर देते हैं या टैक्स को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए अगर एक पॉइंट के बाद अगर टैक्स बढ़ाया जाता है तो जो इनकम है टैक्स का वो डिक्रीज़ करने लगेगा, और यही जो है लेफर कर्व से शो किया गया है। अब बात करते हैं फिलिप्स कर्व के बारे में। तो फिलिप्स कर्व जो है वो इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जो रिलेशन है वो दिखाता है। तो इन्फ्लेशन रेट को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं।
तो इस कर्व द्वारा बताया गया है कि जब भी इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा होगा, बहुत हाई होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यानी इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है। वहीं अगर इन्फ्लेशन जो है लो है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, वो हाई हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, अनएम्प्लॉयमेंट के। और ये ग्राफ दिया गया था ए विलियम फिलिप्स के द्वारा, जो कि एक न्यूजीलैंड के इकोनॉमिस्ट थे। और इनके द्वारा बताया गया कि इन्फ्लेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अनएम्प्लॉयमेंट के। और कभी कभी क्या होता है कि अगर इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। यानी कि वो इकनॉमी जो होगी वो एक तरह से स्टैगनेंट होगी, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट तो ज़्यादा है ही, महंगाई तो ज़्यादा है ही, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो जो वहाँ की जो ग्रोथ है वो तो लो है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट उसके बावजूद भी हाई है। इसी को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। उसके बाद अगला कर्व है कजनेट कर्व। और कजनेट कर्व जो है वो इनकम इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि जीडीपी पर कैपिटा हम लेते हैं, इसके बीच के रिलेशन को दिखाता है। और ये कर्व जो है वो साइमन कजनेट्स के द्वारा दिया गया था। और इनके द्वारा कहा गया कि जब एक देश जो है वो डेवलप करने लगता है तो स्टार्टिंग में जो उस कंट्रीज़ में जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ होती है। यानी जब कोई कंट्री डेवलप करने लगता है तो क्या होता है, उस फेज़ के दौरान में जो इनइक्वालिटी होती है उस कंट्री में वो धीरे धीरे पहले बढ़ती है, और उसके बाद वो एक जो है एक टाइम तक बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद जो है उसमें डिक्रीज आने लगेगा। कब डिक्रीज आएगा, जब एक एवरेज इनकम अटेंड हो जाएगी। यानी जब एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम अटेन हो जाएगी उसके बाद जो इनइक्वालिटी है वो धीरे धीरे घटने लगेगी। और यही चीज़ जो है इस ग्राफ से शो किया गया है, और इसी कर्व को हम बोलते हैं कजनेट कर्व। नेक्स्ट कर्व है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और नाम से समझ रहे होंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मतलब कि ये कर्व जो है वो किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन की क्या पॉसिबिलिटी है उसको शो करता है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पे जो है गुड ए रखा गया है और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रखा गया है गुड बी। तो ये ग्राफ जो है शो करता है कि आपके पास जो भी रिसोर्स है, जो भी टेक्नोलॉजी है, उसका आप यूज़ करके दो गुड्स के कितने कॉम्बिनेशन, यानी दो गुड्स हैं आपके पास, उसके कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है आप अपने इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। और ये कर्व जो है वो हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि हमारी इकोनॉमी को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और क्या प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगला कर्व है सप्लाई डिमांड कर्व। तो इसके अंदर में दो कर्व्स हैं, एक सप्लाई कर्व है और एक डिमांड कर्व है। और इन दोनों के बीच का जो क्रॉसिंग पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहले सप्लाई कर्व देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट में और उसका जो प्राइस है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो उसका प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट में वो प्रोडक्ट जो है उसकी जो सप्लाई है वो बढ़ने लगेगी, सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। क्योंकि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो बाकी के सेलर्स सोचेंगे कि हमको भी जो है ये सामान जो है वो बेचना चाहिए। उसके बाद है डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व क्या कहता है कि अगर मान लीजिए किसी भी गुड्स की जो प्राइस है वो गिर रही है, तो उसकी वजह से जो वो गुड्स है उसकी डिमांड क्या होगी, वो बढ़ने लगेगी। यानी किसी भी चीज़ का जो रेट है वो जब गिरेगा तो उसकी डिमांड क्या होगी, वो बढ़ने लगेगी। और इसी को हम शो करते हैं डिमांड कर्व से। और डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहाँ पे मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट की जो सप्लाई है, अगर उसकी सप्लाई इंक्रीज होती है तो क्या होगा, उसकी वजह से उसकी जो डिमांड है वो घट सकती है। और जब किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो गिरने लगता है तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये था सप्लाई डिमांड कर्व। तो आइए बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो देखिए जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसको 1995 में सेटअप किया गया था। और 1995 के पहले WTO तो था नहीं, तो इसकी जगह पर क्या था, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको हम GATT बोलते हैं। और इसको बनाया गया था अंडर द मरक्केश एग्रीमेंट। ठीक है, GATT का निर्माण किया गया था मरक्केश एग्रीमेंट के अंडर में। और कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1948 को किया गया था। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और WTO के 164 मेंबर्स हैं और इंडिया जो है वो इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। बात करें WTO के हेड की, तो WTO के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर नोग्जी ओकोंजो। अब बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एवोल्यूशन की कि कैसे जो है WTO इवॉल्व हुआ। तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ उसके बाद डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो है फॉर्मेशन किया गया था। और उस समय की प्रॉब्लम्स को देखते हुए इन सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका गठन किया गया था। और उस टाइम वर्ल्ड इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए और ट्रेड को जो है फैसिलिटेट करने के लिए जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता थी। इसीलिए 1945 में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। और यहाँ पे 2 ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूट प्रेजेंट थे, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक है। और ये जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कुछ मेजर कंट्रीज़ और US इनके द्वारा जो है ITO को रेटिफाई नहीं किया जाता है।
इसीलिए इस मीटिंग में ITO का गठन नहीं हो पाता है। लेकिन इसी के 2 साल बाद 1947 में एक जनरल एग्रीमेंट होता है ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको हम बोलते हैं GATT। और 1947 में GATT का गठन होने के बाद जो है पीरियोडिक इंटरवल्स पे कई जो है मीटिंग्स जो है इसके लिए हेल्ड किया जाता था। और 1986 से 1994 के बीच में जो है उरुग्वे में ये कॉन्फ्रेंस चलता है और यहीं पे WTO को फॉर्म किया जाता है और इसको रेटिफाई किया जाता है थ्रू द मरक्केश एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे मरक्केश एग्रीमेंट होता है, उसके थ्रू जो है WTO को रेटिफाई किया जाता है। और इंडिया GATT का मेंबर था 1948 से ही। इसके अलावा WTO का एक फाउंडिंग मेंबर भी है इंडिया, और चाइना ने WTO को ज्वाइन किया था 2001 में और रशिया ने ज्वाइन किया था 2012 में। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। तो इसका पहला और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, वो जो है ये फॉर्म करेगा और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करने का भी काम करेगा। इसके अलावा WTO जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है नेगोशिएशन के लिए, यानी ट्रेड्स में जो नेगोशिएशंस होते हैं उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है उसको मॉनिटर करने का काम करता है। इसके अलावा अगर दो कंट्री के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सेटल करने का भी एक प्लेटफॉर्म है WTO। इसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो लीस्ट डेवलप हैं या जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, इनको भी सहायता प्रदान करता है ट्रेड में। और WTO जो है वो कोऑपरेट करता है मेजर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, जैसे कि UN, वर्ल्ड बैंक, IMF। तो इन सब के साथ मिल के जो है WTO वर्क करता है। अब बात करते हैं WTO के स्ट्रक्चर की। तो देखिए WTO में एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है ये टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है WTO की, और ये लोग जो हैं हर 2 साल में एक बार मिलते हैं। और जब ये मीटिंग होती है तो WTO के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी आते हैं इस मीटिंग में। उसके बाद है जनरल काउंसिल, और जनरल काउंसिल में जो है हर देश के एक रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट होते हैं, और ये काउंसिल जो है रिस्पॉन्सिबल होती है WTO के डे टू डे बिजनेस में और मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा और भी बॉडीज़ हैं जो WTO के अंडर में काम करती हैं, जैसे ये गुड्स काउंसिल है, सर्विस काउंसिल है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। तो ऐसी कई बॉडीज़ हैं जो कि WTO के अंडर में वर्क करती हैं। अब बात करते हैं WTO के प्रिंसिपल्स की। तो पहला है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो WTO जो है वो किसी भी कंट्रीज़ के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, यानी कि जितने भी नेशंस हैं सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, और कोई भी कंट्री जो है वो किसी दूसरे कंट्री को एक स्पेशल फेवर नहीं दे सकती है। जैसे कि इफ़ वन कंट्री लोवेस्ट टैरिफ टू वन कंट्री, अगर कोई भी एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री के लिए अगर मान लीजिए टैरिफ कम कर रही है तो बाकी के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसके लिए भी टैरिफ कम करना पड़ेगा। यानी आप किसी भी देश के साथ जो है भेदभाव ट्रेड में नहीं कर सकते हैं। अगर आपने जो है टैरिफ कम किया है एक कंट्री के लिए और दूसरी कंट्री के कम नहीं किया है, तो अगर वो कंट्री WTO की मेंबर है तो उसके लिए भी आपको वो टैरिफ जो है कम करना पड़ेगा। उसके बाद है नेशनल ट्रीटमेंट। तो जो प्रोडक्ट है वो चाहे लोकल मार्केट का हो या फॉरेनर प्रोडक्ट हो, सभी को जो है इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी कि फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट की बात करता है। उसके बाद है रेसिप्रोसिटी, यानी कि अगर मान लीजिए कोई देश जो है वो आपके लिए कुछ कंसेशन किया है, ठीक है, ट्रेड में कुछ कंसेशन किया है, तो आपको भी जो है उसके लिए कुछ कंसेशन करना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं रेसिप्रोसिटी। और WTO के जो कमिटमेंट्स हैं वो बाइंडिंग होते हैं और साथ ही साथ इन्फोर्सेबल भी होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ताकि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको स्टेबल बनाया जा सके और उसको प्रेडिक्टेबल बनाया सके। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है, यानी कि जो WTO मेंबर्स कंट्रीज़ हैं ये जो है अपने ट्रेड रेगुलेशंस को पब्लिश करेंगे, और अगर मान लीजिए इनके ट्रेड पॉलिसीज़ में कोई भी चेंजेस आती है तो ज़रूरी होगा कि वो WTO को बताएं कि हमने जो है पॉलिसी में ये चेंज किया है। और लास्ट है इनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो डेवलपमेंट को इनकरेज करना और इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो लेके आना। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या क्या हैं WTO के। तो पहला है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। उसके बाद है एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स, यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसके बाद है एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। उसके बाद है एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, जिसको हम TBT बोलते हैं, और एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, यानी कि ट्रिम्स। और है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, यानी कि GATS। तो पहले बात करते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की। तो देखिए जो GATT का जो रुग्गे राउंड हुआ था, इसी टाइम जो है इसको निगोशिएट किया गया था, और 1995 में जब WTO इस्टेब्लिश किया गया तब जो है इसको कंक्लूड किया गया, जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है। स्टार्ट कब हुआ था? तो GATT की जो मीटिंग हुई थी उरुग्वे राउंड वाली, वहाँ से स्टार्ट हुआ था, और ख़त्म कब हुआ? तो 1995 में WTO जब इस्टेब्लिश हो गया तो वहाँ यहाँ पे जा आके जो है ये एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। और इसके थ्रू WTO का एम था कि ट्रेड को जो है रिफॉर्म किया जाए, एग्रीकल्चर ट्रेड को रिफॉर्म किया जाए विथ ए फेयर एंड मार्केट ड्राइवन सिस्टम। और इस एग्रीमेंट में कहा गया कि जो गवर्नमेंट है वो जो है रूरल इकोनॉमीज़ को सपोर्ट तो करेगी, लेकिन ऐसी पॉलिसीज़ को अलाउ नहीं किया जाएगा जो कि ट्रेड डिस्टॉर्शन कॉज करे। यानी कि ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो कि ट्रेड में डिस्टॉर्शन कॉज करे, ऐसी पॉलिसीज़ को कोई भी गवर्नमेंट जो है वो लागू नहीं करेगी।
तो इस एग्रीमेंट के तहत जो है कुछ कमिटमेंट्स को फिक्स किया गया। इसमें पहला है इम्प्रूविंग मार्केट एक्सेस, और इसमें कहा गया कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिमूव करने की आवश्यकता है, और जो मेंबर स्टेट्स होंगे वो ट्रेड बैरियर्स को कम करने की कोशिश करेंगे। और मार्केट एक्सेस को कैसे इंप्रूव करेंगे, तो जो टैरिफ है कोशिश करेंगे कि जो टैरिफ है उसको फिक्स कर दिया जाए। इसके अलावा फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जाए, और इसकी वजह से जो मार्केट का एक्सेस है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। उसके बाद सेकंड कमिटमेंट था डोमेस्टिक सब्सिडीज़, और इसमें कहा गया कि जो डोमेस्टिक सब्सिडीज़ दी जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कोशिश किया जाए कि उसको रिड्यूस किया जाए। तो ऐसी डोमेस्टिक सब्सिडीज़ जो कि फ्री ट्रेड और फेयर प्राइसेस को डिस्टॉर्ट करती हैं, उनको जो है रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। तो इसके अंतर्गत जो है 3 कैटेगरीज बनाई गई सब्सिडीज़ की। पहला था ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में वो सब्सिडी आती है जो कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं कर रही है या बहुत मिनिमल डिस्टॉर्शन कर रही है, तो उसको कहा गया ये जो है ग्रीन बॉक्स में आएगा। जैसे कि सरकार की जो भी सर्विसेज हैं, जैसे कि रिसर्च, डिजीज़ कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, तो ये सब आएगा किसमें, ग्रीन बॉक्स में। तो ये सारी सब्सिडीज़ जो हैं वो फार्मर्स को डायरेक्टली ये दिया जाता है, और ये इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट नहीं करता है, इसलिए ये ग्रीन बॉक्स में है। उसके बाद सेकंड बॉक्स है एम्बर बॉक्स। तो इसमें वो सभी डोमेस्टिक सब्सिडीज़ आती हैं जो कि कहीं ना कहीं ट्रेड और प्रोडक्शन को डिस्टॉर्ट करती हैं। और इसका एक्सेप्शन ये है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो एग्रीकल्चर पे लगभग 5% की जो सब्सिडी है वो दे सकती हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 10% रखा गया। और अगर इससे ज़्यादा कोई देता है तो उसको वायलेशन माना जाएगा। तो एम्बर बॉक्स के अंडर में कौन सी सब्सिडी आती है, जैसे कि MSP है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये आता है एम्बर बॉक्स में। और उसके बाद है ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स में ऐसी सब्सिडीज़ आती हैं जो कि प्रोडक्शन को पूरी तरीके से लिमिट कर देती हैं। ठीक है, तो ऐसी सब्सिडीज़ जो कि प्रोडक्शन को लिमिट कर देंगी वो आएंगी किसमें, ब्लू बॉक्स कैटेगरी में। बात करते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ के बारे में। तो देखिए ऐसी सब्सिडीज़ जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है, चीपर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी। और इसको कहा गया कि जो एक्सपोर्ट सब्सिडी है इसके अंदर जो है वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट है, और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के थ्रू जो ये एक्सपोर्ट सब्सिडी है इसको ख़त्म करने की बात कही गई। आइए अब बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। तो देखिए नीति आयोग के पहले इंडिया में जो है प्लानिंग कमीशन था, और इसको मार्च 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय अ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ रेजोल्यूशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक रेजोल्यूशन पास किया था और प्लानिंग कमीशन को 1950 में इस्टेब्लिश किया था। लेकिन 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन की जगह पर क्या इस्टेब्लिश किया गया, नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया। और नीति आयोग जो है वो गवर्नमेंट की एक थिंक टैंक बॉडी है, और नीति आयोग सरकार को डायरेक्शनल और पॉलिसी इनपुट जो है वो प्रोवाइड करती है। तो किसी भी पॉलिसी या प्रोग्राम के लिए जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये जो है नीति आयोग जो है गवर्नमेंट को बताती है। सेंटर और स्टेट को टेक्निकल एडवाइस भी प्रोवाइड करने का काम करती है नीति आयोग। तो देखिए जो नीति आयोग के पहले प्लानिंग कमीशन था, जितने भी जो 5 ईयर्स प्लान वगैरह आए वो जो है प्लानिंग कमीशन के द्वारा लाया जाता था। यानी कि जो ये 5 ईयर प्लान्स थे ये जो है ड्राफ्ट कौन करता था, तो प्लानिंग कमीशन करता था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया जाए, क्योंकि जैसे समय बदलता है वैसे ही लोगों की जो नीड्स है वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है, बढ़ते समय के साथ लोगों की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ होती रहती है, और उसी को एड्रेस करने के लिए अब प्लानिंग कमीशन की जगह पे जो है नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया था। और नीति आयोग को हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है एक वाइस चेयरपर्सन भी हैं, और कुछ फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, कुछ एक्स ऑफिसों में मेंबर्स भी होते हैं, और कुछ जो हैं स्पेशल इन्वाइटीज़ होते हैं। तो ये था नीति आयोग के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।